नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल लेटेस्ट ज्वाइन अस पर। दोस्तों, आज हम फिर से चर्चा करने वाले हैं भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इससे पहले 2 सेशन हो चुके हैं। अगर आपने उन सेशन को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि जितने भी सेशन आएंगे एक दूसरे से कोरिलेट रहेंगे, तो आपको समझने में आसानी होगी। इसलिए पहला दूसरा पार्ट जरूर देख लें। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, सुनामी समुद्र में आती है और इसका कारण है समुद्र की सतह पर उत्पन्न भूकंप। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। धुंध कोहरा किसके संयोजन से बनता है? तो दोस्तों, धुआं और कोहरा के संयोजन से धूम कोहरा बनता है। यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? दोस्तों, आकस्मिक बाढ़ का संबंध चक्रवाती तूफान से है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। एल नीनो इफेक्ट इसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो दोस्तों, एल नीनो का संबंध विषुवतीय प्रतिधारा से है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। वर्षा पर निर्भर भूमि को क्या कहते हैं? वर्षा सिंचित। यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। वर्षा पर निर्भर कृषि को वर्षा आधारित कृषि या वर्षा सिंचित क्षेत्र कहता है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों, जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण वर्षा पर आधारित किया है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। पौधों की विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम बताइए। तो दोस्तों, पौधों की विशिष्ट विकास रूप को प्रभावित करती है जलवायु की स्थितियां। अगर जलवायु नम और आर्द्र है तो वहाँ अलग प्रकार की, शुष्क है तो अलग प्रकार की, शीतोष्ण है तो अलग प्रकार की, मानसूनी है तो अलग प्रकार की, उष्णकटिबंधीय सदाबहार है तो अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ पर जलवायु स्थितियां इसका कारण हो जाएगा, विकल्प 1। दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा क्यों है? इसका कारण है उच्च तुंगता। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती हैं। दोस्तों, समदाब रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। आइसोबार को हिंदी में समदाब रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? तो समान वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्रों को। यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। बादल फटने से क्या अभिप्राय है? भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप से बारिश होना बादल फटने कहलाता है। तो दोस्तों, बादल फटना कभी कभी एक सीमित क्षेत्र में बहुत ही तीव्र और बहुत ही ज्यादा मात्रा में बारिश हो जाती है, तो उसी को बादल फटना कहते हैं। यहाँ पर विकल्प 2, जैसे आपका उत्तराखंड त्रासदी बादल फटने की वजह से हुई थी। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। वर्षा जल संग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? या बहाव में होने वाली हानियों को बढ़ाता है। दोस्तों, वर्षा का जब आप संग्रह करोगे तो वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह जल का संरक्षण करता है, जल स्तर को बढ़ने से रोकता है, जल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में सहयोग करता है, लेकिन ये बहाव से होने वाली हानियों को बढ़ाता नहीं है, बल्कि रोकता है। यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। अत्यधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है। तो दोस्तों, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है कि वहां पर शीतकालीन वर्षा होती है। तो यहाँ पर विकल्प 1 शीतकाल में सही हो जाएगा। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत है? तो अब आप जानते ही हैं
कि 78% नाइट्रोजन का परसेंट है हमारे वायुमंडल में। तो 78 to 79% यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। हमारे ग्रह के विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 महत्वपूर्ण सूचक क्या हैं? तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके महत्वपूर्ण सूचक है आर्कटिक समुद्री बर्फ। जो आर्कटिक सागर है उसमें जो बर्फ है उनमें पिघलाव हो रहा है, उनका जलस्तर बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है वायुमंडल में। विश्व का तापमान बढ़ रहा है। समुद्र तल में जो है बढ़ोतरी देखी जा रही है। जमीनी बर्फ जो है पिघल रही है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को आइसोहाइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आइसोहाइट। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। आइसोथर्म का मतलब होता है सम तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोबार समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा। कंटूर्स एक प्रकार की संरक्षित कृषि है जिसमें अपरदन को जो वर्षा जल द्वारा होने वाले अपरदन को रोकने की प्रक्रिया है, विधि है, जिसमें कंटूर कृषि होती है। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? दोस्तों बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को बर्फीली बारिश कहते हैं, क्योंकि बारिश जो होती है वो बर्फ के रूप में होती है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भूमंडलीय उष्मीकरण से जुड़ा माना जाता है? तो दोस्तों भूमंडलीय उष्मीकरण से आपका अल नीनो जुड़ा हुआ है। विकल्प 1 सही हो जाएगा। ITCZ का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो दोस्तों ITCZ एक जोन होता है जो विषुवत रेखा के आसपास विकसित होता है। इसे बोलते हैं अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये समय के अनुसार नॉर्थ और साउथ स्थानांतरित होता रहता है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आने का भी कारण अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। दोस्तों क्षोभ मंडल की मोटाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, अर्थात गर्मी में बढ़ जाती है। जब हवाएं गर्म होती हैं तो उनका प्रसार होता है। जब उनका प्रसार होता है तो क्षोभ मंडल की सीमा में भी परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। पश्चिमी हवाएं बहती हैं। तो दोस्तों पश्चिमी हवाएं, जिनको पछुआ पवन भी कहते हैं, ये भूमध्य रेखा से 30 से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य वर्ष भर निरंतर बहती रहती हैं। इनकी तीव्र गति के कारण और समुद्री क्षेत्र के विस्तार के कारण इन्हें गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा जैसे स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर किस कारण चलती हैं? मतलब कि जो विचलन होता है या थोड़ा सा दिशा परिवर्तन होता है, किसके कारण होता है? तो दोस्तों कोरियोलिस बल के कारण होता है। और ये जो कोरियोलिस बल होता है ये पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, जिससे हवाएं थोड़ा सा मूल दिशा से विचलित हो जाती हैं। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा, कोरियोलिस बल या शक्ति। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। मानसून शब्द को प्रचलित करने वाले हैं। तो दोस्तों मानसून शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। विकल्प 1, यहाँ पर विकल्प 1 अरबी सही हो जाएगा। सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती हैं? आधी रात के बाद। तो दोस्तों यहाँ इसके उठने का मुख्य कारण यह है कि सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर जो स्थान होता है वो जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडा हो जाता है। वहीं सागर तल में जल होने के कारण वो देरी से गर्म और देरी से ठंडा होता है। तो आधी रात होने तक स्थल भाग गर्म और ठंडा हो जाता है और समुद्री भाग यथावत बना रहता है, जिससे समुद्र के ऊपर उच्च वायुदाब और
स्थल के ऊपर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चढ़ने लगती हैं, जिन्हें समुद्र समीर कहा जाता है। यह आधी रात के बाद होता है क्योंकि तापमान या टेम्परेचर घट जाता है उसमें। विकल्प 1 सही हो जाएगा। पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है। तो आप लोग जानते ही हो कि पवन की उत्पत्ति का सर्वप्रमुख कारण है दाब प्रवणता। जब दो स्थानों के बीच दाब में अंतर होता है तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलना शुरू कर देती हैं। विकल्प 3 दाब प्रवणता सही हो जाएगा। टॉर्नेडो है एक अति निम्न दाब केंद्र। टॉर्नेडो एक प्रकार का चक्रवात है जो ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास क्षेत्र में उत्पन्न होता है। चक्रवात में अति निम्न दाब का केंद्र होता है, यानी केंद्र में निम्न दाब होता है और बाहर उच्च दाब होता है। बाहर उच्च दाब होने के कारण हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलने लगती हैं और एक कुंडली का आकार धारण कर लेती हैं, जिन्हें चक्रवात कहते हैं। अर्थात चक्र की तरह चलने वाली हवा, उसी को चक्रवात कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। मानसून का सुविकसित चक्र होता है दोस्तों दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में। मानसून दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में अधिक प्रभावी होता है। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित होती है? तो दोस्तों पृथ्वी की सतह से सबसे दूर यानी बाहरी परत को बाहर मंडल या बहिर्मंडल कहते हैं, जिसको एक्सोस्फीयर भी कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। मानसूनी हवाएं कौन सी होती हैं? तो दोस्तों मानसूनी हवाएं वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। ये मौसम के अनुसार इनकी दिशा परिवर्तित होती रहती है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है। तो दोस्तों वायुमंडल की निम्नतम परत या निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। डोल ड्रम इनसे संबंधित है। तो दोस्तों डोल ड्रम एक पेटी है जो भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र है। ये भूमध्य रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ के क्षेत्र में विकसित होती है। ये एक प्रकार का शांत क्षेत्र है। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? तो दोस्तों बादल जैसी समस्त मौसमी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। सितंबर 21 को सूर्य के ठीक ऊपर होता है। इसमें उत्तरी शीतोष्णकटिबंध में शीत ऋतु होती है। तो दोस्तों 21 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधे चमकता है। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। भूमंडलीय हवाएं कौन सी हैं जिनको प्लेनेटरी हवाएं या सनातनी हवाएं कहते हैं, जो कभी दिशा नहीं बदलती? यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? तो दोस्तों मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम निम्न अक्षांशों पर होते हैं। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। पर्वतीय वायुमंडल निम्न के कारण ठंडा होता है। तो दोस्तों तापमान के कारण वायुमंडल ठंडा होता है। विकल्प 2 सही हो जाएगा। वायुमंडल के बाह्यतम परत को दोस्तों एक्सोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। भूपृष्ठ द्वारा सूर्य तप का कितना % प्राप्त किया जाता है? तो भूपृष्ठ द्वारा 51% सूर्य तप प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वायु होती जाती है दोस्तों, वायु की पलक पतली होती जाती है। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां तापमान पर क्या प्रभाव डालती हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में जो धूल भरी आंधियां होती हैं दोस्तों, ये तापमान को थोड़ा बढ़ाती हैं। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर वायुमंडल में स्तरों का अनुक्रम क्या है? नीचे से ऊपर जाना है तो दोस्तों सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद आयनोस्फियर और लास्ट में एक्सोस्फियर
पड़ता है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। ट्रोपोस्फियर अर्थात क्षोभमंडल, स्ट्रेटोस्फियर अर्थात समताप मंडल, आयनोस्फियर आयन मंडल और एक्सोस्फियर को बहिर्मंडल कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। ब्लिजार्ड की विशेषता है दोस्तों, ब्लिजार्ड एक एंटार्कटिक हवा है जो उत्तरी अक्षांश से जो ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। फेरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों फेरेल का सिद्धांत पवन की दिशा से संबंधित है। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। दो विपरीत दिशाओं से अभिसरण करने वाली हवाओं के बीच स्थित संक्रमण पेटी को कहा जाता है। तो दोस्तों दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं जब आपस में मिलती हैं या उनके चलने वाले क्षेत्र को या संक्रमण क्षेत्र को वाताग्र क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। सममंडल की ऊंचाई माध्य समुद्र तल से है। दोस्तों सममंडल जिसको होमोस्फियर कह रहे हैं, ये इनकी ऊंचाई 90 किलोमीटर तक है। यहाँ पर विकल्प 2 सही हो जाएगा। चक्रवातीय वर्षा अधिकतर किस प्रदेश में होती है? तो दोस्तों चक्रवातीय वर्षा तटीय क्षेत्रों में भी, पहाड़ी क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्रों सभी जगहों पर होती है चक्रवाती वर्षा। तो यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। चक्रवात क्या है? चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त हवाओं की एक निम्न दाब पेटी है। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। उच्च दाब उपोष्णीय शांत पट्टियां जिन्हें अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है किसके मध्य है? तो दोस्तों 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य स्थित है। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गर्मी एवं निम्न दाब के कारण विषुवत रेखा पार कर आने वाली मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून। यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। लेटराइटी पवन उत्पन्न होती है। तो दोस्तों लेटराइटी पवन जो होती है वो गर्म एवं आर्द्र प्रदेशों में होती है। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। बिली का तात्पर्य क्या है? बिली ऑस्ट्रेलिया के पास उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। इन चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में बिली, चाइना में टाइफून, कैरिबियन सागर में हरिकेन और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प 1 सही हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी स्तर कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बाहरी स्तर अगर विकल्पों में से देखें तो आयनोस्फीयर होगा और यदि वायुमंडल के परतों में देखें तो बहिर्मंडल होगा। दोस्तों यहाँ पर बहिर्मंडल होना चाहिए, लेकिन अगर विकल्प की दृष्टि देखेंगे तो यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में ये 60 प्रश्न शामिल किए गए थे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और हाँ दोस्तों आप लोगों से ये भी कहना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार की सुझाव की आवश्यकता हो या किसी विशेष कंटेंट पर सेशन की आवश्यकता हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं ताकि उस पर हम कुछ न कुछ प्रोग्राम बना सकें। और दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी को और तेजी से बढ़ाइए क्योंकि आज जो है 8 मई हो गई और 10 जून से आपके बीपीएससी टायर 3 के री एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आपके पास ओनली 30 डेज है। 30 डेज में अपनी तैयारी को कम से कम 400% यानी 4 गुना अच्छी तैयारी करनी है। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहिए। हमारी ब्लेसिंग है कि इस बार आपका अधिकार, आपकी नौकरी होना तय है। तो दोस्तों मिलते रहिए, जुड़ते रहिए इस चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।